ये बच्चों हम लोग फिजिक्स में मोशन का चैप्टर स्टार्ट किए थे पढ़ना, जो कि क्लास 9th और 11th के लिए दोनों में ही काम करने वाला है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और आपने क्या जाना था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, और क्या जाना था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। साथ ही हम लोगों ने देखा था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में। इन चीज़ों की स्टडी हम लोगों ने अच्छे से कर ली थी। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट ए पर बैठा है, तो ये उसकी खुद की अपनी पोजीशन मानी जाएगी जहाँ पर वो बैठा होता है। अब ये अगर अपनी पोजीशन से यहाँ पर चला जाए, ठीक, तो ये वाली पोजीशन उसकी कौन सी थी? इनिशियल पोजीशन। और ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? फाइनल पोजीशन। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई और यह इसकी अंतिम स्थिति हो गई। तो किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर आता है, उसी अंतर को बोलते हैं विस्थापन, ठीक। The difference between final position and initial position of any object is called its displacement। बहुत सरल भाषा में समझिएगा। आप पहले कहाँ थे? सुबह सुबह अपने घर पर थे, फिर आप यहाँ पर चले आए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? घर। अब फाइनल पोजीशन क्या हो गया? कोचिंग। तो आपके वहाँ घर से कोचिंग के बीच में जितना डिफरेंस है, डिस्टेंस का जितना डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। कि आप अपने घर से इतना डिस्प्लेस हो गए हो, इतना विस्थापित हो गए हो। बात समझ में आ गई है? तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी है, उसकी जो पोजीशन चेंज हुई है, गतिशील बॉडी की जो पोजीशन चेंज हुई किसी एक निश्चित डायरेक्शन में, तो जितना चेंज हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया कि एक निश्चित दिशा में जितना चेंज हुआ है, तो डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन न चले उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? एक छोटा सा नोट यहाँ बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर। क्या होगी? मीटर। इकाई इसकी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। तो ये दो बातें ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और इकाई कैसी होती है इसकी? मीटर। और जब एक फिक्स डायरेक्शन में यह चलेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक। मानिए आप थोड़ा समझिए कि आप यहाँ पर, आपका घर है, ये आप समझिए कि ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल है, ये आपकी स्कूल है, ठीक। आपके घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। बात समझते रहिएगा हमारी। आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो आप अपने घर पर थे और अपने घर से स्कूल चले गए, तो बताइए इनिशियल पोजीशन कहाँ थी? फाइनल कहाँ थी? तो डिफरेंस कितने का आया? कितने का डिफरेंस आया? 10 का। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 किलोमीटर, ठीक। आप अपने घर पर थे, आप स्कूल चले गए, फिर स्कूल से लौट के आए, यहाँ एक दुकान थी, वहाँ कुछ सामान खरीदने लगे। स्कूल से आप 3 किलोमीटर लौट आए हो, एक दुकान में यहाँ सामान खरीद रहे हो। अब बताओ इनिशियल पोजीशन क्या थी? स्कूल इनिशियल हो गई, घर। अब फाइनल क्या हो गई? स्कूल कहाँ? स्कूल से चले आए दुकान में, तो फाइनल क्या हो गई?
दुकान। अब वो तो मिडिल पोजीशन हो गई, बीच वाली हो गई। जहां शुरू करोगे वो प्रारंभिक और जहां खत्म करोगे वो अंतिम। तो शुरू कहाँ से किए हो? घर से। और खत्म कहाँ कर रहे हो? स्कूल पर, वहाँ शॉप में, दुकान में। तो बताओ अब कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का? 10 पूरी दूरी थी और ये दूरी 3 निकल गई, तो ये 5 बचेगा। ये पहली बार में जाना हूं कि 10 में 3 निकाल देंगे तो 5 बचता है ना? गधे कहीं के। तो 10 में जब 3 निकलेगा तो कितना बचेगा? 7। तो अब डिफरेंस कितना आया है? 7। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 7। आप अपने घर पर थे और घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर चले आए। अब बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है? घर। फाइनल पोजीशन क्या है? घर ही ना हुआ, क्योंकि लौट के घर ही ना आ रहे हो। बार बार बात को समझ क्यों नहीं रहे हो यार? जहां से चलना शुरू किए वो इनिशियल, जहां आके बैठ गए वही फाइनल। तो आप कहां से चले हो? घर से। स्कूल गए, स्कूल से फिर घर चले आए, तो कहां आ गए हो? घर में आ गए हो। तो जब मैं पूछता हूं इनिशियल क्या है तो फाइनल क्या है, परेशान क्यों हो जाते हो? क्या है इनिशियल पोजीशन? घर। क्या है फाइनल पोजीशन? घर। ठीक है। तो अब बताओ कितना चेंज है दोनों के बीच का? 0। वहीं से वहीं का चेंज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब फिर सुनिए, आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से अपने घर से थोड़ा सा इधर चले आए एक मंदिर में। ये दूरी इसकी थी यहां से 2 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की। ठीक। आप स्कूल गए, लौट के घर से इधर 2 किलोमीटर चले आए मंदिर में। अब बताओ इनिशियल क्या थी? फाइनल क्या थी? मंदिर। डिफरेंस कितने का आया? अगर 2 यहां मान लीजिए, एक मंदिर यहां था, अगर यहां आते तो ये तो 2 ठीक था, लेकिन तुम इधर चले आए हो, -2। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक यहां बोला गया है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब हम उस डायरेक्शन में ले रहे थे तो प्लस में चल रहा था, लेकिन जब हम इधर चले आए क्रॉस करके तो किस में चलेगा? अब ये माइनस में। किस में चलेगा? माइनस में। तो डिस्प्लेसमेंट यहां समझ में आया? यहां कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? -2। आप जहां से चलना शुरू किए वहां से अगर आगे कहीं जा करके लौट रहे हो तो प्लस में, उसी जगह लौट के चले आए हो तो 0, और उसके अगर विपरीत दिशा में चले गए हो तो कैसा हो जाएगा? माइनस में। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो, पॉजिटिव भी मिली, नेगेटिव भी मिली और 0 भी मिली। आई बात समझ में? चलिए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक, बात समझ गए? इधर समझो फिर से। विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब सोचो कि आप ध्यान से देखो, ये आपका घर था और ये आपकी स्कूल थी। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। कितनी है? आप देखिए, यहां से आप कहां चले गए? यहां चले गए एक मार्केट में, इधर एक मार्केट पड़ रहा था। फिर इस मार्केट से आप चले गए यहां रेलवे स्टेशन में। दिखाई दे रहा है? यहां देखो उसमें, अरे वहां देखिए। तब फिर क्यों बोल रहे हो दिखाई दे रहा है? गधे कहीं के, जब पूछ रहा हूं तो। चलो समझो, ये आपका घर था और ये आपकी स्कूल थी। ये दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर। ठीक। आप यहाँ से इधर एक मार्केट में चले आए, इसकी दूरी है 10 किलोमीटर। फिर यहाँ से आप यहाँ चले गए, एक यहाँ पर नदी है, रिवर, इसकी दूरी है 25 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से चले गए स्कूल, ये दूरी है 15 किलोमीटर। ठीक। ये घर था, ये स्कूल थी। आप घर से चलना शुरू किए, कहाँ आए? यहाँ पर मार्केट में 10 किलोमीटर मार्केट आए। फिर यहाँ से 25 किलोमीटर एक नदी नहाने चले गए, रिवर में। और फिर वहाँ से 15 किलोमीटर तय करके कहाँ चले गए? अपने विद्यालय में, स्कूल में। बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है?
फाइनल पोजीशन क्या है? स्कूल। चेंज कितना है? कितना चेंज आया? इनिशियल और फाइनल के बीच का चेंज बताओ। 10 होगा। यहां से यहां का चेंज अगर देखना है तो ये नहीं देखना है हमको सब, हम केवल देखेंगे यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट हो, जितने में जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए। बात समझ गए? तो हम स्कूल अगर गए हैं तो हम इतना रास्ता इधर उधर से घूम करके स्कूल गए हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमको कितना मिल रहा है? 10 ही। ये नहीं कि ये वाला 10 फिर ये वाला 25, 10 35 और फिर ये 15 जोड़ दो 50, तो 50 नहीं मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चेंज तो इन्हीं दोनों के बीच का न लिया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जिस रास्ते से आप चल रहे हो उस रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता कि वो रास्ता कितना लंबा है। ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और आपकी अंतिम स्थिति क्या है, और उन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस निकल रहा है। हाँ, मार्केट चलते तो फिर ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस देखते, ये वाला जो कम से कम होता, न्यूनतम है। बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ का पूरा पकड़ेंगे, जो कम से कम हो। चेंज बस तो देखना है, चेंज है कितने का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस कम से कम लिया जाएगा। तो समझ गए बात को? तो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगला पॉइंट इसमें यह लिख लेना है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पाथ। विस्थापन जो है वह रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में थे जो आपको मैंने लिखवा दिया है ना? इनको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपने समझा अच्छे से। अब हम समझने जा रहे हैं किसके बारे में? डिस्टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी। तो जैसे अभी आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्ट डिफरेंस आया उसको हमने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ गया, तो वो पूरे रास्ते का, उस पूरे पथ का जितनी लंबाई निकलेगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। यहाँ कोई चेंज नहीं चलना है, कोई डिफरेंस नहीं पकड़ना है अपने को। यहाँ क्या पकड़ना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पहुँचने के लिए उसने जिस रास्ते का अनुसरण किया हो, ऑब्जेक्ट ने जिस पथ से चला हो, उस पथ की टोटल लंबाई को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है ना? चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाई बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन का नाम नहीं लिया गया कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो यह कैसी राशि हो जाएगी? इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, और इसकी यूनिट जो है वो भी मीटर ही होती है। ठीक है? और ये जिस पथ से चलेगी, देखो यहाँ समझो, थोड़ा समझ लो फिर लिखना, कि अगर मैं कहूँ कि ये आपका घर था, ये आपकी स्कूल थी, आप घर से स्कूल गए, दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर मान लीजिए। तो घर से कहाँ गए? स्कूल। तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट मिला? मैं दोनों बातें अब पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी पूछूंगा और डिस्टेंस भी पूछूंगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? 10। डिस्टेंस कितना है बताओ? 10। आप वहाँ से लौट करके यहाँ चले आए एक मंदिर में, कितना दूर लौट आए हो? मान लीजिए 3 किलोमीटर। कितना लौट आए हो? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7। और डिस्टेंस कितनी है? 10 ये 3 ये। कुल पथ की लंबाई जितना चलोगे सब जुड़ जाएगा, आप जितना चलोगे सब जुड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 13। अब आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्टेंस कितनी हो गई? 20। अब आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ चले आए 2 किलोमीटर और इधर,
ठीक है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -2, डिस्टेंस कितनी हो गई 22। तो आप देखेंगे पहली बार में डिस्टेंस 10 मिली थी, फिर 13 मिली थी, फिर 20 मिली थी, फिर 22 मिली थी। यहाँ 10 मिली थी, 7 मिली थी, 0 मिली थी, -2 मिली थी, जो मैंने 4 स्टेप में बताया आपको। तो डिस्प्लेसमेंट देखो पॉजिटिव भी मिली, निगेटिव भी मिली, 0 भी मिला, लेकिन डिस्टेंस देखो कभी भी आपको निगेटिव नहीं मिला। 0 हो सकता था कब, जब यहीं से यहीं होता, कहीं जाता ही नहीं, तब 0 हो जाता है ना, लेकिन ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और ना तो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी या तो बराबर। 10 है दोनों, जैसे वहां से वहीं पहुंच गया तो 10 बराबर थे, तो बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो डिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको भी आप समझ लोगे अगर तो क्या मिलेगा। अगला पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगला कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस की कहानी खत्म हो गई बच्चों। इसकी डिफिनेशन को आप नोट करें। एग्जाम में एक खास क्वेश्चन है जो अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों में अंतर क्या है। ये अंतर मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, इसको आप होमवर्क करेंगे। समझ लीजिए, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ डिस्टेंस। पहले में आप दोनों की क्या लिख दीजिएगा, परिभाषा। परिभाषा जो मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने क्या बताया है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का चेंज जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें क्या बताया, टोटल पथ की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। दूसरी बात यहाँ मैंने बताया यह वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। यहाँ मैंने क्या बताया, यह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। यहाँ मैंने क्या बताया कि यह पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। और यहाँ मैंने क्या बताया, यह सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चौथी बात मैंने बताया कि यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, कि पथ कितना लंबा है उस पर डिपेंड नहीं करा, लेकिन ये जो है रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करेगा। और पांचवी बात, डिस्प्लेसमेंट का मान डिस्टेंस से हमेशा क्या रहेगा, छोटा या बराबर, लेकिन डिस्टेंस का मान डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा या बराबर। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया है, मैंने समझा दिया है। इसको आप लोग सभी लोग घर में अपने से लिखने का प्रयास करिएगा, तो मैं मानूंगा कि मेरा समझाया हुआ सफल हुआ है। ये इतना काम आप अवश्य करिएगा, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को थोड़ा समझो। यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, कोई पॉइंट A पर है, बात समझना। A से चलना ये शुरू किया और चलते चलते यहाँ आ गया पॉइंट C पर, यहाँ से चलकर कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। सोच समझ के बताना है आपको कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस। तो आप देखें ये रेडियस दूरी कितनी थी, r, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल ये थी, तो दोनों के बीच का चेंज ये वाला आएगा। जब ये r था तो ये भी r होगा, तो r कितने हो गए, 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा, 2r। ठीक है इतना। अब डिस्टेंस ये वाला नहीं बनेगा, जिस पथ से ऐसे आया है तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त की जो अर्ध परिधि होती है, हाफ सरकमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, लेकिन यहाँ क्या लिया गया है, आधे ने लिया गया है, तो ये हो जाएगा 2πr/2। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, πr। नहीं आया समझ में। चलो अब देखो, A से चलना शुरू किया, B पर चला गया। अब इस केस में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट बनेगा, कितना डिस्टेंस बनेगा। A से चलना शुरू किया, B पर चला गया, बताइए कितना बनेगा डिस्प्लेसमेंट और कितना बनेगा डिस्टेंस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन क्या थी यहाँ, अब फाइनल क्या हो गई ये, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलेगा ये वाला। ठीक, तो अब इसका मान, जब इसका मान r है तो इसका भी मान r होगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी यहाँ कि ए बी बराबर अंडर रूट इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो आर वर्ग आर वर्ग, तो ये हो जाएगा 2r वर्ग, तो r बाहर आ गया तो r अंडर रूट 2। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हो जाएगा ये वाली दूरी, तो ये 2 पाई r, अब बटे में क्या कर दो 4, क्योंकि 1/4 वृत्त है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 पाई r बटे 4, तो 2 दूनी 4, तो पाई r बटे 2। समझ सकते हैं आप लोग कि कैसे डिस्प्लेसमेंट बन रहा है और कैसे डिस्टेंस बन रही है। चलिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बिंदु सभी भुजाओं की लंबाई a है, एक वस्तु P पर है, P से चली आई Q पर, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है कितना डिस्टेंस है, दोनों ही a हैं। अगर यहाँ से आया यहाँ फिर यहाँ से चला गया यहाँ, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट a, क्योंकि ये पोजीशन में a नहीं आएगा, और डिस्टेंस ये वाला प्लस ये वाला, अगर यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ से फिर यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3a। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अच्छे से समझ गए हैं, समझ रहे हैं कहाँ से कैसे इसको निकालना होता है। चलिए ठीक है, नोट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बाद दो बातें और समझ लीजिए, वेलोसिटी एंड स्पीड, वेग और चाल। अब जिन बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट को जान लिया उनके लिए वेलोसिटी जानना आसान होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में समय से डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट में क्या करें समय से भाग कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमको वेलोसिटी, और अगर डिस्टेंस में समय से भाग कर दें तो क्या मिल जाएगी स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी की परिभाषा लिखना चाहो वेलोसिटी की तो क्या लिख सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या ये कहो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो विस्थापन में परिवर्तन को हम कहते हैं डेल्टा एस और समय को हम कहते हैं डेल्टा टी, ठीक। तो वेग का ये सूत्र हो गया। अब वेग की जो इकाई होती है वो ऊपर वाले की इकाई हो गई मीटर और नीचे वाले की इकाई क्या हो गई सेकंड। तो वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं इतने जानना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यूनिट हो जाएगी मीटर बटे सेकंड। नोट करिए वेलोसिटी को। अब देखो स्पीड को देख लो। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट एट पर यूनिट टाइम। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू सूत्र हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम और इकाई हो जाएगी मीटर बटे सेकंड। तो ये वेग की और चाल की परिभाषाएं हो गई हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी यह पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे तब क्या चलोगे, बहुत सिंपल डिफरेंस देखो बनने जा रहा है बच्चों। एक तरफ आप बना लीजिए वेलोसिटी और एक तरफ आप क्या बना लीजिए स्पीड। और वेलोसिटी की परिभाषा जानते हो क्या होती है, स्पीड की भी परिभाषा जानते हो क्या होती है। इसकी परिभाषा हो गई, ये नंबर 1 कहलाएगा, ये नंबर 1 कहलाएगा। अब दूसरे नंबर में जो डिस्प्लेसमेंट था वही वेलोसिटी को बोल दो। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था वेक्टर, तो ये भी हो जाएगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तीसरी बात, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट इज
ऑलवेज पॉजिटिव, ये सदैव क्या हो जाएगा, धनात्मक। जो डिस्टेंस था वो बनेगा, जो डिस्प्लेसमेंट था ये बनेगा। ठीक है ना। अगली बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पाथ, यह पाथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। और इधर कह दीजिए कि इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पाथ, यह पाथ की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ये आपके पास डिफरेंस भी बन गए हैं, आप इन डिफरेंस को भी नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझा। ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट करो। अब वेलोसिटी को, उससे कुछ टाइप्स होती हैं वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी के 4 टाइप बन रहे हैं तो स्पीड के भी टाइप्स बनेंगे उसी प्रकार से, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको कहेंगे एक समान वेग, इसको कहेंगे असमान वेग, इसको कहेंगे औसत वेग, और इसको कहेंगे तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तात्क्षणिक वेग। ठीक है ना। अब समझो ये क्या होते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझो पहले, कि अगर मान लीजिए कि ये समय दिया है, ठीक, ये समय है 0, फिर ये 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। बात समझना हमारी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले 5 सेकंड में कितना चले, 2 मीटर, मान लो 2 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 2 चला, फिर अगले 5 में फिर 2 चला, फिर अगले 5 में फिर 2 चला, अगले 5 में फिर 2 चला, यानी यह सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। समान समय क्या है, सेम है, और जो डिस्प्लेसमेंट बना रहा है वो भी क्या है, एक समान है, बदल नहीं रहा है। तो उसकी वेलोसिटी कैसी कहलाएगी, यूनिफॉर्म, एक समान। ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोलना हो तो जो शब्द यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट प्रयोग कर रहे थे, अब डिस्प्लेसमेंट न प्रयोग करके क्या प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म। शब्दों का खेला है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट अगर बने तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म स्पीड। अब मान लो कि 5 सेकंड में 2 चला, फिर अगले 5 में 3 चला, अगले में मान लो 1 चला, फिर अगले मान लो 7 चल गया, ऐसे करके चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा है, बदल रहा है बार बार, सेम नहीं है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो परिभाषा क्या बनेगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को लिखना है तो क्या लिखोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे तो क्या बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब ये हुआ कि ये इसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आए और जो टोटल टाइम इंटरवल आए तो उन दोनों का रेशियो, दिए गए टाइम इंटरवल में जितना वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कर ले जाए तो उन दोनों को डिवाइड कर दो तो उसका क्या निकल जाएगा, एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस की बात करो कि समय यहाँ से बढ़ा, देखो 5 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ, 15 सेकंड हुआ। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक स्पेशल समय पर मैं पूछूं आपसे, मान लीजिए कि 15 के बाद 17 सेकंड पर पूछूं मैं, 17 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब किसी फिक्स टाइम पर वेलोसिटी पूछी जाएगी
तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। उसी समय पर किसी भी एक फिक्स टाइम पर पूछा जाएगा, न उसके इधर न उसके उधर। ऐसे ही अगर किसी एक निश्चित समय पर उसकी स्पीड की बात करी जाएगी तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ में? तो 4 चीज़ें थी, इनको आप लोग अगर चाहोगे तो मैं लिख करके लिखवा भी दूंगा, और नहीं चाहते हो, अगर आप लोग अपने से लिखना चाहते हो तो आप बुक की सहायता से या गूगल बाबा की सहायता से इनको आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया होगा तो बना लीजिएगा। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगली क्लास में हम आप लोगों के बीच आएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया हुआ था मोशन का, जिन बच्चों का छूट गया है फर्स्ट पार्ट वो जा करके देखेंगे। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना के पहले ही डाल दिया है, या सेकंड पार्ट मैंने आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आपको 3-4 पार्ट में मोशन को ख़त्म करने वाला हूँ, उसके बाद आगे कहानी आपकी शुरू होगी। ठीक है बच्चों, प्रयास ये करिए कि अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि आपका भी फायदा हो सके तो हम भी कुछ फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।